गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की अकाउंटेंसी क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी जो हमने यूनिट खत्म की है वो हमारी थी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, माने साझेदारी का पुनर्गठन। और अभी आज जो हम करने वाले हैं साझेदारी का लास्ट जो हमारा टॉपिक है, लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, माने साझेदारी फर्म का समापन। बच्चों लास्ट जो हमने क्लास करी थी उसमें हमने किया था कि साझेदारी का जो समापन है वो कैसे होता है, और यहाँ पे हम करेंगे कि साझेदारी फर्म का समापन कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें डिफरेंस लेके आएंगे, लेकिन आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे टॉपिक है साझेदारी फर्म के समापन का अर्थ, कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग क्या होता है। और इसके बाद जो टॉपिक नेक्स्ट हम करेंगे वो हम करेंगे साझेदारी के फर्म के समापन की विधियां। माने एक साझेदारी फर्म किस किस परिस्थिति में, किन किन विशेष सिचुएशंस में उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, उसका समापन हो जाता है, ये हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम साझेदारी फर्म के समापन का अर्थ जानते हैं। साझेदारी फर्म का समापन, बच्चों जब किसी भी फर्म का समापन होता है माने उसका व्यवसाय जो है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। वो फर्म अपना बिजनेस क्या कर देगी, क्लोज कर देगी, बंद कर देगी। अब सोचिए कि अगर कोई फर्म अपना व्यवसाय ही बंद कर दे तो क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी, क्या होगा। डेफिनेटली उस फर्म ने अपना बिजनेस ऑपरेट करने के लिए उसने कहीं ना कहीं से उसने लोन लिया होगा, माने उसकी लायबिलिटीज होंगी। चाहे उसने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया हो या फिर उसने लॉन्ग टर्म के लोन लिया हो, चाहे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 महीने के लिए, अलग अलग हमारे लोन के टाइम पीरियड हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी से अगर हमने 5 साल के लिए लोन लिया हुआ है, 5 साल में हमने इंस्टॉलमेंट से उसका पैसा चुकाना है, या फिर 5 साल के बाद मैच्योरिटी पीरियड के बाद इकट्ठा पैसा चुकाना था। लेकिन अगर फर्म आज की डेट पे डिसॉल्व हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो वो हमारे जो लेनदार हैं, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, क्या वो 5 साल तक रुकेंगे? नहीं, वो क्या करेंगे, आज की डेट में ही वो फर्म के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, फर्म को कहेंगे कि वो उसकी लायबिलिटी की क्या कर दे, पेमेंट कर दे। अब फर्म लायबिलिटी की पेमेंट कहां से करेगी, कहां से वो पैसे देगी? उस फर्म के पास जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, जो भी उसकी एसेट होंगी, चाहे उसके पास कैश इन हैंड है, या फिर उसके बैंक में कोई पैसा है, कैश एट बैंक, या उसने किसी से लेने हैं जिनको हम डेटर्स बोलते हैं, या उसके पास सामान पड़ा हुआ है जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, या उसके पास और असेट्स, फिक्स्ड असेट्स है, चाहे वो फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, लैंड है, जितनी भी असेट्स हैं सारी की सारी असेट उस फर्म को क्या कर देनी है, सेल कर देनी है, बेच देनी है। और जो भी वहां से मनी रियलाइज होगी, जो भी वहां से पैसा आएगा, उस पैसे से वो क्या करेगी कि जो भी उसके बाहरी दायित्व है, जो भी उसने बाहर वाले लोगों को पैसा देना है, वो पैसा क्या करेगी, वो चुकाएगी। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन इसके बाद हो सकती हैं। क्या सिचुएशन हो सकती है? पहला हो सकता है कि उसके पास पैसा एक्स्ट्रा रह जाए, माने लायबिलिटीज की पेमेंट करने के बाद भी जो असेट से पैसा आया था वो सरप्लस में हो, वो ज्यादा हो। तो फर्म क्या करेगी, फर्म देखेगी कि किसी पार्टनर ने कोई लोन तो नहीं दिया हुआ फर्म को, तो पहले उसकी पेमेंट की जाएगी, क्योंकि वो लाभों के ऊपर जो है वो चार्ज माना जाता है, जरूर देना होता है। इसके बाद भी अगर हमारे पास पैसा बचता है तो जो भी कैपिटल है, जो पैसा पार्टनर्स का है, कैपिटल प्रॉफिट्स वगैरह मिला के उसका भुगतान कर दिया जाएगा, उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। लेकिन अगर दूसरी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, माने फर्म के जो बाहरी लेनदार हैं, बाहरी दायित्व हैं, उन्हीं की पेमेंट फर्म नहीं कर सकती है फर्म की एसेट बेच के। माने अगर फर्म नहीं काबिल है अपने दायित्वों का भुगतान करने के, तो क्या फर्म अपने साझेदारों से पैसा मंगवा सकती है? हाँ या ना? आपने पढ़ा है, +1 में आप पढ़ के आए हैं कि जो पार्टनरशिप
फर्म की जो लायबिलिटी है वो कैसे होती है हमारी, वो अनलिमिटेड होती है। असीमित दायित्व होता है साझेदारों का। माने अगर फर्म की संपत्तियां फर्म के दायित्वों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है तो साझेदारों को अपनी पारिवारिक संपत्ति से पैसा लेके आना पड़ेगा। तो यहां पे क्या होगा, इस परिस्थिति में फर्म क्या करेगी, अपने साझेदारों से जितने भी पैसे की रिक्वायरमेंट है वो मंगाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, लास्ट में अगर कंक्लूजन निकाले तो पैसा अगर ज्यादा बचता है तो वो पार्टनर का, कमी रहती है तो वो भी किसको देनी पड़ेगी, पार्टनर्स को ही देनी पड़ेगी। तो फर्म का समापन क्या है फिर, साझेदारी फर्म के समापन का आशय है व्यवसाय का बंद हो जाना। इस स्थिति में संपत्तियों को बेचकर दायित्वों का भुगतान हम कर देते हैं, कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है साझेदारी फर्म के समापन की विधियां। माने किस किस तरह से हमारा किन किन परिस्थितियों में एक साझेदारी फर्म का बिजनेस बंद करना पड़ सकता है, ये हम देखते हैं। तो इसको हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। माने 2 प्रकार से 2 परिस्थितियों में 2 तरह से 2 विधियों का प्रयोग करते हुए साझेदारी फर्म को हमें समाप्त कर सकते हैं, उसका बिजनेस बंद कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट हमारा है न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना। मान लीजिए न्यायालय के हस्तक्षेप की जरूरत ही ना पड़े, कोर्ट के जो है इंटरफेरेंस की जरूरत ही ना पड़े और वैसे ही फर्म का बिजनेस बंद हो जाए। और दूसरा क्या है कि कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़े न्यायालय के हस्तक्षेप के द्वारा, किस प्रकार से हम किन किन परिस्थितियों में व्यवसाय को बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना कैसे होता है। इसमें पहला हमारा क्या है, आपसी सहमति के द्वारा। हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके सेक्शन 40 में, उसकी धारा 40 में ये कहा गया है, बताया गया है कि कोई भी फर्म, चूंकि फर्म का निर्माण सहमति से ही होता है। हमने पढ़ा था +1 में कि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टनर्स। 2 या 2 से अधिक साझेदारों के बीच में एक अनुबंध है, एक सहमति है साझेदारी। तो जब साझेदारी फर्म बनती सहमति से है तो उसको बंद भी कैसे कर सकते हैं, हमें सहमति से कर सकते हैं। अगर सारे के सारे पार्टनर एग्री करते हैं, सारे पार्टनर को लगता है कि व्यवसाय को बंद कर देना चाहिए, एक भी साझेदार अगर विरोध नहीं करता है तो साझेदारी बगैर किसी न्यायालय के हस्तक्षेप के बंद की जा सकती है। आपको पता है, आपने सेकंड चैप्टर में किया था कि जो साझेदारी हमारा अधिनियम है 1932 वो गवर्न करता है, कंट्रोल नहीं करता है। माने अगर कोई समस्या आती है साझेदारी फर्म को तो वो हस्तक्षेप करता है, अदरवाइज अगर साझेदार सारे सहमत हैं तो साझेदारी फर्म के अधिनियम को जो है हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो फर्स्ट हमारा होगा। सेकंड हमारा अनिवार्य समापन। ये कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि चाहे साझेदार चाहे या ना चाहे फर्म को समाप्त करना ही पड़ता है, फर्म समाप्त हो ही जाती है। कैसे, नंबर 1 हमारा है फर्म के सभी या एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया हो जाएं। हम सभी जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक सदस्यों का होना आवश्यक है साझेदारी बनने के लिए। लेकिन अगर 2 सदस्य ही ना रहे, माने जितने भी सदस्य हमारे हैं या तो सारे के सारे या फिर सभी को या फिर एक को छोड़ के बाकी सभी दिवालिया हो जाएं, साझेदार ही ना रहे, जो मिनिमम पार्टनर 2 होते हैं वो कंडीशन ही हमारी जो है टूट जाए तो साझेदारी फर्म अपने आप ही स्वतः ही उसका समापन हो जाता है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट हमारा है फर्म का व्यवसाय असंवैधानिक या अवैधानिक हो जाए। माने फर्म का जो बिजनेस है वो क्या हो जाए, इलीगल हो जाए, गैर कानूनी हो जाए, तो भी फर्म के व्यवसाय को क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, ये जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है कुछ विशेष घटनाओं के घटने पर। सेक्शन 42 में 1932 जो हमारा एक्ट है, अधिनियम है, उसकी धारा जो है 42 में कुछ ऐसी परिस्थितियां दी गई हैं कि जिनके घटित होने से फर्म का व्यवसाय समाप्त हो सकता है। पहली हमारी क्या है, फर्म का उद्देश्य पूरा हो जाने पर।
आपने प्लस वन में पढ़ा था, जब हमने साझेदारी का चैप्टर किया तो वहां पे हमने पढ़ा था सामान्य एवं विशेष साझेदारी। तो यहाँ पे हम विशेष साझेदारी की बात कर रहे हैं, स्पेशल पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। वहां पे हमने पढ़ा था बच्चों प्लस वन में कि अगर कोई जो फर्म है वो किसी विशेष टाइम पीरियड के लिए, विशेष अवधि के लिए या फिर किसी स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए अगर फर्म का जन्म होता है, एस्टेब्लिश की जाती है, तो डेफिनेटली उस उद्देश्य के पूरा हो जाने पर या फिर उस समय के पूरा, उस अवधि के पूरा हो जाने पर फर्म का बिजनेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये वही विशेष घटना हमारी है कि फर्म का उद्देश्य पूरा हो जाने पर या फिर अवधि के पूरा हो जाने पर। और लास्ट हमारा क्या है, सूचना द्वारा, सेक्शन 43। माने साझेदार क्या कर सकते हैं, वो सूचना दे सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं कि भी फर्म का जो है बिजनेस अब चालू रहना जो है वो इम्पॉसिबल है, असंभव है। और अगर सभी साझेदार इस बात को सहमत करते हैं तो फर्म के बिजनेस को हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो ये कुछ परिस्थितियां थी जिसमें हम न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना ही हम खुद ही व्यवसाय को बंद कर सकते हैं। सेकंड हमारी क्या है, न्यायालय के हस्तक्षेप के द्वारा, माने न्यायालय हस्तक्षेप करता है और न्यायालय आदेश देता है बिजनेस को बंद करने के लिए। ऐसा कब होता है, कोई साझेदार जो है वो क्या करता है, एक जो है फर्म, किसी फर्म का कोई भी साझेदार हो सकता है, वो न्यायालय में एप्लीकेशन डालता है, न्यायालय में आवेदन करता है कि आप हस्तक्षेप कीजिए और हमारी फर्म को बंद करने का आदेश दीजिए। वो ऐसा क्यों कहता है, क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। फर्स्ट हमारा है, किसी साझेदार के पागल होने पर, माने जिस साझेदार ने आवेदन किया है उसको छोड़कर बाकी साझेदार जो है वो क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, तो व्यवसाय को चलाया नहीं जा सकता है, दिवालिया हो सकते हैं, व्यवसाय को नहीं चलाया जा सकता है। तो उस केस में फर्म का व्यवसाय, कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ सही इंफॉर्मेशन है तो कोर्ट ऐसा डिसीजन दे सकता है। किसी साझेदार के कर्तव्य पालन में स्थायी रूप से असमर्थ होने पर, जब हम यहाँ पे किसी साझेदार की बात कर रहे हैं बच्चों, तो जिस साझेदार ने आवेदन किया है उसके अतिरिक्त जो साझेदार है उनमें से किसी साझेदार की हम बात कर रहे हैं। तो कोई साझेदार जो है वो ऐसा हो गया है कि स्थायी रूप से किसी भी वजह से हो सकता है, वो फर्म के दायित्व को, कर्तव्य को का पालन नहीं कर सकता है। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है साक्ष्यों से कि जिस साझेदार ने आवेदन किया है उसकी बात सही है और व्यवसाय को चलाया नहीं जा सकता है, तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकता है व्यवसाय को बंद करने का। किसी साझेदार के अहित या दुराचरण, कोई साझेदार फर्म के साथ, अन्य साझेदारों के साथ कोई दुराचरण कर सकता है, अहित कर सकता है, उस केस में कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकता है। साझेदार द्वारा संलेख की अवहेलना, संलेख पार्टनरशिप डीड आप प्लस वन में पढ़ के आए हैं। साझेदारों के मध्य जो भी सहमति होती है, लिखित सहमति होती है, उसको हम साझेदारी संलेख बोलते हैं। उसमें हम कुछ बातें डिसाइड करते हैं कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। जैसे अगर फ्यूचर में लाभ होता है तो मान लो पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो उसको इक्वल रेशो में डिवाइड करेंगे। इसके अलावा पार्टनर्स कोई एडमिट होता है तो वो सभी की सहमति से एडमिट होगा, और भी इसी तरह के कई सारे प्रोविजन हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई साझेदार जानबूझकर, इंटेंशनली वो संलेख के किसी भी प्रावधान, किसी भी प्रोविजन को अगर नहीं मानता है तो उस केस में भी कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है। साझेदार द्वारा बिना सहमति के हिस्सा बेचना, कोई भी साझेदार बगैर सहमति के ना तो किसी साझेदार को ले सकता है और ना रिटायर हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं कोई साझेदार बाकी साझेदारों की सहमति के बिना अपना हिस्सा किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देता है, और कोई साझेदार अगर जो बचे हुए हैं उनमें से कोई अगर कोर्ट में रिट डाल देता है, आवेदन कर देता है और कोर्ट को ये सही लगता है तो कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है। और नेक्स्ट हमारा भविष्य में लाभ होने की संभावना नहीं। अगर व्यवसाय जो पार्टनर है उसने जो एप्लीकेशन डाली है कि हमारी व्यवसाय को बहुत सालों से हानि होती जा रही है और निकट भविष्य में भी ऐसी कोई आशा नहीं है कि व्यवसाय को लाभ होंगे और न्यायालय इसको सही मानता है, तो भी आदेश दिया जा सकता है। और इसके अलावा भी अन्य हमारे कारण हो सकते हैं। अगर
व्यवसाय को कहीं भी अगर जो है चलाया नहीं जा सकता है अच्छी तरह से और न्यायालय इस बात को मानता है, एग्री करता है, तो वो ऐसा डिसीजन ले सकता है।